नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। दोस्तों, आपकी जो अब ये रेगुलर सीरीज चलने वाली है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से रहेगी। इसमें अपन जितने भी सेकेंड ईयर के निम्न के क्वेश्चन हैं सारे के सारे अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक चलेगी, यानी कि आपको रेगुलर डेली वीडियो को देखना है और इनको अच्छी प्रकार से आपको समझकर याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये क्वेश्चंस आपके, यानी कि ये क्लास आपके बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम के लिए निभाएगी। तो इन क्लासों को बिल्कुल भी आप इग्नोर न करें, कंप्लीटली आप पूरा पूरा इन वीडियो को जरूर देखिए, कंप्लीटली पूरा पूरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपका पहला ही चैप्टर है डीसी मशीन, जिसका पहला रहेगा आपका डीसी जनरेटर, फिर डीसी मोटर। इस तरीके से अपन टोटल सेकेंड ईयर में आपको पता होगा कि मशीनें ज़्यादा है, तो इनको आपको समझना है। एक एक चीज़ को समझ समझ के कम्प्लीटली आपको इनको कंप्लीट करना है ना। मैं साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, ताकि अगर आपने थ्योरेटिकल क्लास भी नहीं पढ़ी है ना, तो भी आप कुछ हद तक उनको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है अपना कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, इस भाग का नाम इसने पूछा है, लेकिन अगर आपको इस चित्र का ही पता नहीं है कि ये चित्र किसका है, क्या है, तो आप कहाँ से इसके भाग बता सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भाग है ना, ये डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर होता है। किसके अंदर? डीसी मशीन कह दूंगा मैं इसको, डीसी मशीन के अंदर होता है। यह भाग डीसी मशीन के अंदर होता है। डीसी मशीन दो प्रकार की है, एक तो है जनरेटर और एक है मोटर, डीसी वाली, है ना। अब देखिए, जनरेटर जो है वह अपन इसको जनित्र कह सकते हैं, इसमें कोई आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जनरेटर और जनित्र एक ही चीज है, मोटर अलग। तो यह क्या है? तो यह इस जनरेटर के अंदर एक भाग होता है, जिस भाग का नाम है कम्यूटेटर। यानी कि यह जो आपके सामने चित्र है, ये कम्यूटेटर का चित्र है, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिक् परिवर्तक। क्या कहा जाता है? दिक् परिवर्तक इसका नाम है। इसका कार्य क्या है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर? तो यह एसी को तो डीसी में बदलता है और डीसी को किस में बदलता है? एसी में बदलता है। दो कार्य करता है, एसी को डीसी में भी यही बदल सकता है और डीसी को एसी में भी यही बदलता है। अब एसी को डीसी में किस में बदलता है? तो एसी को डीसी में यह जनरेटर के अंदर बदलता है। जनरेटर, जब ये जनरेटर के अंदर लगता है तो एसी को डीसी में बदलेगा, और डीसी को एसी में कब बदलेगा? तो यह मोटर में लगा हुआ रहेगा। मोटर के अंदर जब लगा रहेगा, तब इसका वर्क रहेगा, कार्य रहेगा कि यह डीसी को क्या करे? एसी में बदल दे। ठीक है, ये कम्यूटेटर है। इसके भाग को देखिए, यहाँ पर ये जो एक्स भाग है ना, तो ये तो है राइजर, इसको क्या कहेंगे अपन? राइजर कहेंगे, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, आर्मेचर कोर। तो दोस्तों, आर्मेचर कोर नहीं होगा। आर्मेचर कोर क्या होता है कि जो जनरेटर होता है, यह आपका जनरेटर है, तो जनरेटर के अंदर इस प्रकार का जो रोटर घूमता है, घूमने वाला जो पार्ट्स रहता है, वह होता है रोटर। उसको जनरेटर में कहा जाता है आर्मेचर। तो आर्मेचर में जिन स्लॉटों में वाइंडिंग की जाती है, उनको आर्मेचर कोर कहा जाता है। ब्रश, यहाँ पर बी ऑप्शन आया ब्रश, तो यह ब्रश भी नहीं है। ब्रश क्या होता है? इस कम्यूटेटर सेगमेंट के इस जगह टच हुआ रहता है, जो कि बाहर से इस तरीके से। तो ये जब घूमता है रोटर, ये ये भी क्या होता है? शाफ्ट के ऊपर कसा हुआ होता है। कौन? तो ये कम्यूटेटर। यह कम्यूटेटर शाफ्ट के ऊपर कसा होता है, तो ये ब्रश यहाँ पर इस तरीके से लगे हुए होते हैं, तो ये घूमता है, तो विद्युत जो आती है आर्मेचर से इसके ऊपर, उस एसी को डीसी में बदलकर और ये कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कार्बन ब्रश नहीं है। कम्यूटेटर रेजर, देखिए राइजर और रेजर एक ही शब्द है, तो यह क्या है? कम्यूटेटर का राइजर है। क्या है? कम्यूटेटर का राइजर है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है? तो ये जो लाइनें खींची हुई है यहाँ की, इनको कहा जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट,
देखिए एक क्वेश्चन से अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपने थ्योरेटिकल क्लास भी नहीं करी होगी ना तो भी आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा। कम्यूटेटर सेगमेंट, और कम्यूटेटर सेगमेंट यानी कि सेगमेंट को अपन खंड भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश में लिखा है कम्यूटेटर सेगमेंट और हिंदी में लिखा है कम्यूटेटर खंड। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इसका पूरा का पूरा। और अगर इससे और डाउट्स रह गए हो तो कमेंट कीजिएगा, अलग से क्लास एक और बना देंगे। इसमें क्या है, अपना अपने घर का काम है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका निवारण करने की अपन पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर डीसी जनरेटर का डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम का आपसे नाम पूछा है। मैं शुरुआत छोटे से करता हूँ कि यह आर्मेचर है आपका, और यहाँ पर इस तरीके से कोई वाइंडिंग लग जाती है श्रेणी क्रम में, है ना। तो ये तो हो गया आपका डीसी सीरीज जनरेटर, जिसको आप श्रेणी जनरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, श्रेणी जनरेटर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यह फिर से आपका आर्मेचर, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक वाइंडिंग समांतर क्रम में जोड़ देंगे बड़ी सी, तो ये हो जाएगा आपका शंट जनरेटर। ठीक है, इसके बाद ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ये श्रेणी वाइंडिंग और ये समांतर वाइंडिंग दोनों को जब जोड़ दिया जाए, श्रेणी वाइंडिंग और समांतर वाइंडिंग दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा, है ना। कंपाउंड जनरेटर होगा। अब यहाँ पर देखिए यह इसमें श्रेणी वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है, यानी कि ये कौन सा जनरेटर है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड इसमें भी दिया है। और कंपाउंड डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, यौगिक यानी भी कंपाउंड होता है, इंग्लिश आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। और संचयी लंबी शंट यौगिक, ये यौगिक यानी ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। ऑप्शन में सभी में कंपाउंड दिया गया है, लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, ये जो तीर के निशान है इन पर ध्यान देना है। ये तीर का निशान इधर है और ये तीर का निशान इधर है, यानी कि दोनों विपरीत ओर चल रहे हैं। ये तो इस ओर आ रहा है और ये इस ओर जा रहा है, तो ये कौन सा है? डिफरेंट है, अलग है ना। तो डिफरेंट ध्यान रखना, ये डिफरेंट है ना। अब डिफरेंट किस किस में नजर आ रहा है? तो डिफरेंट एक तो यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें भी डिफरेंशियल है, यानी एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। इसमें डिफरेंस नहीं है तो ये तो हो गया नहीं, एक ये नहीं होगा। अगर ये इस ओर होता तो ये कौन सा होता? संचयी होता, ध्यान रखना, है ना। कम्युलेटिव होता, इंग्लिश में बोले तो कम्युलेटिव होता, हिंदी में कहे तो संचयी होता। लेकिन इसमें किस ओर है? इस ओर है, तो ये डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल इसमें है और इसमें है, दो ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए दोनों में और अंदर देखिए, यहाँ पर लॉन्ग संट है, यहाँ पर लघु संट है। अब ये लॉन्ग संट और लघु संट क्या होता है? तो ये जो संट वाइंडिंग है ना, ये इतनी आगे न बढ़कर, इतनी आगे यहाँ से होती हुई घूमती घामती यहाँ से यहाँ पर आ रही है ना। लेकिन ये यहाँ तक ना होकर ये केवल और केवल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए और आगे नहीं हो, इस तरीके से आगे ना जाए और यहाँ से घूम घुमा के इधर आ जाए, तो ये हो जाएगी लघु संट। तो ये लघु संट ना होकर ये कौन सी है? लॉन्ग संट है। ताकि ये क्या है कि ये आर्मेचर के भी समांतर में और श्रेणी वाली वाइंडिंग के भी समांतर में सॉरी, तो ये दोनों के समांतर में, इसलिए क्या है? लॉन्ग संट है। अगर ये इसके समांतर में न होकर डायरेक्ट ये वायर यहाँ लग जाता तो ये कौन सी होती? ये लघु संट होती। तो ये कौन सी है? लॉन्ग संट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। डिफरेंशियल है, लॉन्ग संट है और कंपाउंड जनरेटर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसे पुटअप होते हैं, इनको अगर आपने याद नहीं किया है तो नौकरी के सपने आपको छोड़ देनी चाहिए। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, डीसी जनरेटर जो है उसमें प्रेरित बहने वाला ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? टॉर्क स्क्रू नियम ये नहीं होता, दाहिने हाथ की हथेली का नियम ये भी नहीं होता, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी नहीं होता। डी ऑप्शन ये लिख देता हूं मैं वो उधर है लेकिन ये लिख देता हूं, तो वो होगा फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग राइट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, इसमें आ जाएगा राइट, RIGHT, ये स्पेलिंग है ना, हाँ, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर फ्लेमिंग के दो नियम है, एक तो बाएं हाथ का नियम है, एक दाएं हाथ का नियम है।
अब यहाँ पर दिशा ज्ञात करनी है ईएमएफ की, तो फ्लेमिंग का दाया हाथ का नियम। जब भी जनरेटर की बात करें तो आपको दाया याद रखना है। और अगर मोटर पर बात करें तो मोटर में जो होता है ना, मोटर में ये भी लगता है और ये भी लगता है, दोनों लगते हैं। ठीक है, आगे जब मोटर चलेगी तब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। पहले जो क्वेश्चन था वह दिशा ज्ञात करने के लिए नियम पूछा था उसने, लेकिन इसमें सूत्र पूछा है आपसे कि किस सूत्र का आप उपयोग करेंगे, किस सूत्र का आप उपयोग करेंगे। तो देखिए जनरेटर ईएमएफ फॉर्मूला है 5ZN/60। यहाँ आपको सही नहीं नजर आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। आप ईएमएफ बराबर 5ZNA, चलो इसको आगे लिख देंगे, बटा 60, और आगे और होता है जो कि होता है P/, ये वाला होता है जो कि किसमें है, सी वाले ऑप्शन में। 5ZN/60 इंटू P/A वोल्ट, ये आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर फाई क्या है, तो ये फ्लक्स है। फाई क्या है, फाई है आपका यहाँ पर फ्लक्स। जेड क्या है, तो चालकों की संख्या, पी यानी कि पोल, ए यानी कि समांतर पथ, ठीक है। 60 यहाँ पर आपको रखना ही है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उनको हल करने की अपन कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने सामने ईएमएफ। ईएमएफ जो है ना, ये क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल होता है। की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। देखिए यहाँ पर ईएमएफ लिखा हुआ है केवल और केवल हिंदी में, लेकिन ये ईएमएफ नहीं है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है साथ ही साथ, तभी आप समझ पाओगे अच्छी प्रकार से, क्योंकि इस निम्न में जो ये हिंदी लिखी हुई है यह आपको गलती करवा सकती है। देखिए ये ईएमएफ कौन सा है, तो ये बैक ईएमएफ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या सूत्र है टू कैलकुलेट, गणना करने का, बैक ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपन को बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र एक डीसी मोटर में क्या है। वैसे मोटर से संबंधित क्वेश्चन है लेकिन यहीं पर ही दे दिया। बैक ईएमएफ क्या होता है कि जैसे ही मोटर में क्या होता है कि मोटर में अपन जैसे सप्लाई देते हैं, मान लीजिए अपनी मोटर है ना, तो मोटर में जैसे अपन ने सप्लाई दी, मान लीजिए 230 वोल्टेज दी, तो 30 वोल्टेज दी, तो 30 वोल्ट के कारण मोटर में चुंबक बनी, चुंबक बनने के कारण मोटर घूमने लगी। जैसे मोटर घूमती है तो अंदर ही अंदर वह जनरेटर के रूप में भी कार्य करती है, घूमती है तो जनरेटर के रूप में भी मोटर अंदर ही अंदर कार्य करती है। जब जनरेटर के रूप में वह कार्य करती है तो वह खुद का अंदर से विद्युत उत्पन्न करने लग जाती है। और जैसे विद्युत उत्पन्न करती है तो मान लीजिए जैसे कि 30 वोल्टेज भी उसने उत्पन्न किया, तो ये जो मेन सप्लाई है इसमें क्या करेगा, इसका माइनस कर देगा। जैसे कि अपन ने 230 वोल्टेज दिया तो 30 वोल्ट वापस से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 200, तो 200 पर ही मोटर कार्य करेगी। ये होता है बैक ईएमएफ, ये मोटर के लिए एक नुकसान है। तो इसमें से बैक ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा है, तो इसमें से जो सी ऑप्शन है आपका, ईबी को कहते हैं बैक ईएमएफ वोल्ट, यानी कि जो अपना ये मेन वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज वो, और माइनस। क्वेश्चन अपना 6 नंबर जो कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये जो चित्र दिया है ना, ये डीसी जनरेटर में, या अपन कह सकते हैं डीसी मशीन में, उसका यह पोल है। क्या है, पोल है। पोल जिस पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, इसके ऊपर क्या की जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है ना। तो ये तो मेन पोल है, और ये जो आगे वाला भाग है ये सू है। तो यहाँ पर ये आगे वाले भाग का ही नाम पूछा है इन्होंने, तो कौन सा भाग है यह, तो ये डी ऑप्शन जो दिया है पोल सू, तो ये कौन सा भाग है, पोल सू, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आपसे पूछा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ के हिसाब से थोड़ा सा आउट है क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ आपको इधर आके। देखिए, ये जो जनरेटर है यहाँ पर, ये तो आर्मेचर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो क्या है, आर्मेचर है। यह जनरेटर है, इसमें देखिए आप, ये तो क्या है, आर्मेचर है। और ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड, ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। आर्मेचर में फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों का कनेक्शन, इसको मैं शॉर्ट में बनाऊं तो यहाँ पर आप समझ लेना, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जनरेटर की वाइंडिंग के वायर लोड पर जा रहा है। इधर से अपन जो भी अपन का बल्ब चलाना है या कुछ भी चलाना है जनरेटर से, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको क्या है कि इसमें करंट बनाने के लिए चुंबक है, यानी कि चुंबक जहाँ बनती है, यानी फील्ड वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार से जुड़ी होती है, लेकिन ये इसमें जुड़ी होती है तो ये स्वयं उत्तेजित होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाइंडिंग ऐसे ना जोड़कर अलग से जोड़ रखी है, यहाँ पर डीसी स्रोत से, यानी कि बैटरी से जोड़ रखी है। ये बैटरी है, यह जो डीसी फील्ड वाइंडिंग है, इसको यहाँ पर बैटरी के द्वारा सप्लाई दी जा रही है। और जैसे ये आर्मेचर घूमेगा, इसमें करंट बनेगा, करंट के द्वारा यहाँ जो फ्लक्स बनेंगे उनको काटेगा और उसके द्वारा आर्मेचर में करंट उत्पन्न होगा। तो यह जो है ना, ये इसमें ना जुड़ के क्या हो रहा है, यहाँ पर पृथक उत्तेजित हो रहा है। तो यह न तो शंट जनरेटर है, न यह सीरीज जनरेटर है, न यह यौगिक जनरेटर है, यह अलग से उत्तेजित जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर है। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जनरेटर एक तो होता है जनरेटर, एक होता है मोटर, दोनों ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब भाई यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो जो जनरेटर को अपन घुमाते हैं, शाफ्ट को घुमाते हैं, उसी को यांत्रिक बल कहते हैं। और उससे अपन को जो करंट मिलता है वह विद्युत होता है। जैसे अपन मोटर में विद्युत सप्लाई देते हैं तो जो घूमता है शाफ्ट, उसको अपन यांत्रिक बल कहते हैं। तो अपन यांत्रिक बल देंगे, तो यांत्रिक बल को विद्युत ऊर्जा में अपन क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर जनरेटर इतना बड़ा चित्र तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर जो पोल होता है उस पोल का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इससे आपको दर्शाना है कि यह कौन सा जनरेटर है। देखिए, यहाँ पर आपको चित्र में सही से नजर नहीं आ रहा होगा तो बता देता हूँ। इधर से धारा आ रही है, इधर आ रही है, घूमते हुए इधर आ रही है, इधर आ रही है और इधर वापस से जा रही है। ठीक है, दो वाइंडिंग है इसमें, ये ऊपर वाली सीरीज वाइंडिंग है और यह शंट वाइंडिंग है, यानी कि कंपाउंड जनरेटर है। ये ध्यान रखना, सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग है। तो ये कौन सा जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है। अब ये कौन सा कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो इसकी ये देखो, इधर से धारा आ रही है, इधर जा रही है, यानी कि धारा इधर से आ रही है, इधर जा रही है, यहां से होती है ऐसे। तो देखिए, ये सीरीज की तो धारा इधर होती हुई जा रही है, यानी कि फ्लक्स इधर जा रहा है और इसके इधर आ रहे हैं। एक ही पोल है, ये वाले तो इधर आ रहे हैं और ये वाले इधर जा रहे हैं, यानी कि कौन सा है, डिफरेंशियल मामला है ना, अलग से मामला है।
तो ये कौन सा जनरेटर होगा, कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। ऑप्शन अपन सारे देख लेते हैं किसमें है। देखिए डिफरेंशियल कहाँ दिया है अपन को, डिफरेंशियल देखो यहाँ पर शॉर्ट सर्ट कंपाउंड जनरेटर, तो इतना सा यौगिक, इतना सा थोड़ी काम चलेगा। लॉन्ग शंट भी नहीं है, इससे भी काम नहीं चलेगा। डिफरेंशियल यहाँ पर भी डिफरेंशियल है, यहाँ पर कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव है ही नहीं, तो ये कौन सा है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है जिसको हिंदी में कहा जाता है विभेदक यौगिक जनरेटर। सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का वही सिद्धांत है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया, नहीं क्रॉस स्क्रू नियम नहीं है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, लिख देता फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। और ये डी ऑप्शन है जो कि है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये अपना यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि डीसी जनरेटर हो, मोटर हो, जितनी भी मोटर है अपनी सारी की सारी फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखना कि डीसी जनरेटर हो, मोटर हो, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। देखिए गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए जो सूत्र है वह कौन सा है, तो वह कौन सा सूत्र है, तो वह सूत्र है आपका, देखिए बी एल वी वोल्ट है, या बी एल साइन थीटा वोल्ट है, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट है, या बी एल वी कोस थीटा वोल्ट है। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। बी यानी कि घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व, ये प्रेरकत्व है, और वी यानी कि वोल्टेज, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट, ये आप याद रखना है ना, इसको भूलना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। किस नियम का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली कोई बात है नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर की योग है, क्या है ये, योग है। डी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर, इसमें भी ज्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। डी ऑप्शन कंप्लीटली अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए पोल टू स्टेटर क्या होता है। स्टेटर इसके अंदर होता है, देखिए थोड़ा सा नीचे करो, इसके अंदर जो भाग होता है जिसमें पोल वोल कसे हुए होते हैं वो तो होते हैं स्टेटर। ध्रुव पोल क्या होते हैं, जो पोल होते हैं उनको ध्रुव पोल कहते हैं। और पोल शू क्या होता है, जो ध्रुव पोल के आगे होता है इस जगह, उसको अपन क्या कहेंगे, पोल शू कहेंगे। ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया था, ये स्टेटर आया था वो भी बता दिया। ये क्या है, बॉडी है, ठीक है, योक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाइंडिंग कौन सी दी है, लेफ्ट वाइंडिंग। ये वाइंडिंग है ना दो प्रकार की होती है, और ये वाइंडिंग है आर्मेचर की वाइंडिंग है। किसकी, तो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग है, एक तो है लेफ्ट, एक होती है वेव, ठीक है, एक वेव होती है। अब यहाँ पर समांतर पथ पूछा है ना, तो इसमें तो पोल के बराबर होता है, पोल के बराबर समांतर पथ, पी यानी कि पोल, ए यानी कि समांतर पथ होता है। और इसमें क्या होता है, समांतर पथ बराबर 2 होते हैं, ये ध्यान रखना। वेव में 2 होते हैं और लेफ्ट में पोल के बराबर। यहाँ पर पोल कितने हैं, 4 है, तो 4 के बराबर रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ड्यूप्लेक्स दिया है, ड्यूप्लेक्स यानी कि डबल, है ना। ड्यूप्लेक्स अगर आपको ड्यूप्लेक्स दे दे तो आपको फिर देखिए देखिए यहाँ पर समझना, पोल बराबर, पोल अपने पास 4 है तो 4 रहेगा, 4 बराबर समांतर पथ भी कितने रहेंगे, 4 ही रहेंगे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ड्यूप्लेक्स शब्द जोड़ा है, अगर ड्यूप्लेक्स हो जाता है तो 4 को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 8 आएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ड्यूप्लेक्स नहीं होता, ड्यूप्लेक्स नहीं होता तो 4 से रहता, लेकिन यहाँ पर ड्यूप्लेक्स है तो यहाँ पर 8 से रहेगा 2 से गुणा। अगर यहाँ पर क्वांटम कूलम होता, क्वांटम कूलम यानी कि क्वांटम कूलम होता
तो 3 से गुणा करना पड़ता। ध्यान रखना, क्वांटम कूलम होता तो 3 से गुणा करना पड़ता। यहाँ पर सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती तो 4 ही सही रहता। ये सारा का सारा डिटेल्स आपको याद रखना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिए डीसी मशीन है, मैं समझ पाता हूँ थोड़ा सा हार्ड मामला होता है, लेकिन समझना भी जरूरी है। यहाँ पर डीसी लिखा हुआ है, उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं डीसी। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है, ये कौन सा भाग है बाबू, ये कौन सा भाग है? तो देखिए साइड एंड प्लेट है क्या? तो ये साइड एंड प्लेट नहीं है। साइड एंड प्लेट क्या होती है? ये जो जनरेटर होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऐसा पड़ेगा, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे मैं बनाने का थोड़ा अच्छी प्रकार से प्रयास करूँगा। ये आपका जनरेटर होता है ना बाबू, तो इसके जो आगे वाला प्लेट ढक्कन और पीछे वाला ढक्कन, ये होते हैं साइड एंड प्लेट्स। ध्यान रखना, ये तो क्या होता है साइड एंड प्लेट्स। एक तो ये वाला है ना, और एक होता है ये वाला, पीछे के ढक्कन खुलते हैं, है ना। तो ये होते हैं क्या, साइड एंड प्लेट्स होते हैं। कोल्ड शू लेमिनेशन क्या होता है? तो कोल्ड शू का जो चित्र आया था ऐसा, ये पोल शू होता है, ये तो शू होता है, ये पोल होता है। ठीक है, कम्यूटेटर खंड सेगमेंट जो मैंने पहले बता दिए हैं। और ये डी वाला ऑप्शन है आर्मेचर कोर का लेमिनेशन, तो ये आर्मेचर कोर का लेमिनेशन है बाबू। ठीक है, डी ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन काफी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को अपन समझ समझ के पढ़ रहे हैं, तो समय लगना स्वाभाविक है ना। चाहते तो अपन इसको 10 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते, लेकिन मजा नहीं आता। मजा नहीं आता क्योंकि अपन को समझ में नहीं आता, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से अपन समझ समझ के करेंगे, है ना। एक एक को देख देख के अच्छी प्रकार से डिटेल से समझ समझ के करेंगे। यार एक ऑप्शन को भी अपन समझेंगे, तो जरूर इन वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा अच्छी प्रकार से देखना। ये रेगुलर सीरीज आपको मिलती रहेगी डेली, है ना। तो जरूर आप कंप्लीटली इनको पढ़ते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।